इसीलिए राजा को किसी से भी नहीं बैठना चाहिए, तभी तो वो अपने कर्तव्य और न्याय के पथ पर दृढ़ रह सकता है। राजन, जो मोह का कारण है उसे त्याग दो, शांति। आप नहीं जानते आप क्या क्या अपने को कह रहे हैं। ये मैं नहीं जानता हूँ। आपने बताई उसके संबंध में धर्म क्या है, वही मैंने बताया। धर्म का निर्णय ये देखकर नहीं किया जा सकता कि किसको कितना और क्या करना पड़ा, इसलिए मैंने आपसे दो प्रश्न पूछे। धर्म तो समस्त अवस्थाओं, बड़े छोटे सबके लिए एक ही होता है। आपने सत्य कहा बोले, परंतु आपने दूसरे भी कहा था कि धर्म को जो वस्तु किसी पत्र किया वहां रुक गए। यस, स्टार्ट करें। मैम दो ही बच्चे हैं, अभी आ रहे बच्चे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चलो वेट Good फॉर morning, 1 ma'am. मिनट, लेट अदर्स जॉइन। किसी विशेष परिस्थिति में Yes, ma'am. भारत का क्या कर्तव्य है, क्या धर्म है, उसे क्या त्यागना चाहिए, क्या रखना चाहिए, इसका ठीक निर्णय तो उसकी अपनी आत्मा ही कर सकती है। ये स्टार्ट करें या वेट करें? अभी हम वेट कर लो, अभी तो 10 ही बच्चे हैं। हेलो हेलो, हेलो यस मैम। हेलो, 10 ही बच्चे हैं अभी मैम, हाँ अभी बच्चे आ रहे हैं मैम। अभी वेट करते हैं, थोड़ा रुको, 2-3 मिनट वेट करते हैं। हाँ मैम। निशांक है यहाँ पर फ्रॉम सेक्शन? नहीं मैम, अभी नहीं आया। अभी नहीं आया। अच्छा, तब तक ये जो तुम्हारा एक सेमिनार होने वाला है ना, अभी वेबिनार 11:30 पे स्टार्ट होगा, तो प्लीज Yes, ma'am. पार्टिसिपेट कर लेना। हाँ, बिकॉज उसमें आपको अटेंडेंस प्रोवाइड होगी। मैम क्लास नहीं होगी ना स्टैंडर्ड? वन सेशन ऑफ जूम, आई थिंक 30 और 40 मिनट्स का ही होगा। सो इट जस्ट लाइक योर क्लास, जैसे आप क्लास ले रहे हो। सो प्लीज मेक श्योर कि आपकी प्रेजेंस हो वहाँ पे, बिकॉज यू विल बी प्रोवाइडिंग अटेंडेंस फॉर दिस वेबिनार। ठीक है, तो जिनकी अटेंडेंस लो है उनके लिए तो कंपलसरी है और मैंडेटरी भी है कि उनको अटेंड करना ही करना है। दोज अटेंडेंस आर रनिंग शॉर्ट, ठीक है, वो तो प्लीज मेक श्योर कर लेना कि आपको ये वेबिनार अटेंड करना है। हाँ, तो कल हमने कैपिटल स्ट्रक्चर किया था ना। कैपिटल स्ट्रक्चर की मैंने आपको 4 थ्योरीज बता दी थी। कैपिटल स्ट्रक्चर में देखो बेसिकली क्या पढ़ना है आपको, मीनिंग और उसके डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, एंड थर्ड थिंग इज थ्योरीज। ये 3 कंसेप्ट ही कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर आएंगे। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप ये, जैसे मैंने कल असाइनमेंट दिया है ना तुम्हें, उसमें क्या मेंशन करना है, डिटर्मिनेंट्स मेंशन करने हैं और उसकी थ्योरीज मेंशन करनी है। कैपिटल स्ट्रक्चर की 4 थ्योरीज होती हैं। एनआई अप्रोच जो ये फोकस करती है कि आपको डेप्थ ज्यादा यूज करना है, ठीक है। सेकंड इज एनओआई अप्रोच। एनओआई अप्रोच क्या कहती है कि आपको कंपनी कुछ भी डेप्ट इक्विटी मिक्स कितना भी परसेंटेज यूज करे, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कंपनी की शेयर प्राइस पर, कंपनी की वैल्यू ऑफ द फर्म पर, ठीक है। थर्ड अप्रोच क्या कहती है? थर्ड अप्रोच थी एमएम अप्रोच। एमएम अप्रोच का क्या कहना है? एमएम अप्रोच के अकॉर्डिंग देयर आर 2 फॉर्म्स, लीवर्ड और अनलीवर्ड, ठीक है। तो जो लीवर्ड फॉर्म होती है, लीवर्ड फॉर्म मींस दोस फॉर्म हु आर यूजिंग मोर डेप्ट। लीवर्ड फॉर्म क्या करेगी, जो जितने भी उसके इन्वेस्टर्स होंगे दे जस्ट शिफ्टिंग टू दी अनलीवर्ड फॉर्म, और इस वजह से आपकी जो लीवर्ड फॉर्म है उसकी वैल्यू डाउन होने लगेगी और अनलीवर्ड की वैल्यू इंक्रीज होने लगेगी। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों फॉर्म की वैल्यू इक्वल नहीं हो जाती। इस चीज को हम बोलते हैं आर्बिट्रेज प्रोसेस, ठीक है। ये मोदी एमएम अप्रोच बताती है। फोर्थ अप्रोच थी आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या था, हमारा जो मीटिंग है वो कल खत्म हो गई थी बीच में ही। ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो कॉम्बिनेशन है नेट एनआई अप्रोच का और एनओआई अप्रोच का। वो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है, अप टू सम पॉइंट, मतलब एक लिमिट तक, एक पॉइंट तक आप डेप्ट कैपिटल ज्यादा यूज करो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, ठीक है। उससे कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी और कंपनी की कॉस्ट कम होगी। बट आफ्टर दैट पॉइंट, उस पॉइंट के बाद अगर कंपनी बहुत ज्यादा डेप्ट यूज करती है
So in that case, the value of the firm will decline and the cost of the capital will start increasing. ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच समझ में आ गया. एक लिमिट तक आपको डेप्ट कैपिटल बहुत ज्यादा यूज करनी है, ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक करनी है. उस लिमिट के बाद अगर डेप्ट कैपिटल आप बहुत ज्यादा यूज करोगे तो आपकी कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा. आपकी कंपनी की जो वैल्यू है वो डाउन होने लगेगी और कॉस्ट है वो ज्यादा मतलब इंक्रीज होने लगेगी. ठीक है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच थी. सो आई होप दीज 4 अप्रोचेस विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. कैपिटल स्ट्रक्चर डन है हमारा. ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये टॉपिक तुम्हारा यूनिट 3 में ही है, लीवरेज एनालिसिस. ठीक है, स्टार्ट करें. अभी ओनली 29 पार्टिसिपेंट्स हैं. हम मैम जो असाइनमेंट क्वेश्चन है उसमें इलस्ट्रेशन भी लिखनी है. सेकंड क्वेश्चन कौन सा? मैम जो यही क्वेश्चन है, थ्योरीज वाला क्वेश्चन है. थ्योरीज में किसी की जो 4 थ्योरीज है उनकी इलस्ट्रेशन. प्लीज स्पीक लाउड. मैम जो आपने जो थ्योरीज वाला क्वेश्चन बताया उसमें हमें इलस्ट्रेशंस भी लिखने 4 होंगे. नहीं, उसमें आपको जो मैंने एग्जाम का क्वेश्चन दिया है ना, उसमें बस आपको थ्योरीज मेंशन करनी है और उनके फॉर्मूलेज. और मैम उनका वो भी बनाना है, वो जो उन्होंने चार्ट बनाया था, क्या डायग्राम जो बनाया है. हाँ, डायग्राम जरूर. मैम वो डायग्राम जो है वो भी बनाना है. डायग्राम भी बनाना है, छोटा छोटा डायग्राम बना देना. ओके मैम. मतलब एक अप्रोच आपका आई थिंक हाफ पेज कवर करेगी, हाफ या फुल पेज, अगर आप एक अप्रोच को मेंशन करते हो. और मैम जो डिटरमिनेंट्स हैं उसके, तो मैम उसका जो आपने वो भेजी है पीडीएफ, उसमें खाली उनका जो है वो हेडिंग. हाँ बच्चे, मुझे पता है पारुल, उसमें हेडिंग्स हैं, बट मैंने आपको वो एक्सप्लेन भी की थी ना कि वो क्या होती है. अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, मतलब ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो मैं वो जो पीडीएफ मैंने भेजी है ना, तो मैं नोट्स भेजे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के. यस मैम. उसमें आप खोल के देखो, उसमें मिल जाएगा आपको, ये उनकी एक्सप्लेनेशन अंदर मिल जाएगी. ओके मैम. नहीं मैम, वो तो मैम वो नेट पे से भी देख लेंगे, पर बस मैं पूछ रही थी कि उसमें एक्सप्लेन करना है या सिर्फ उनकी हेडिंग लिखनी है. नहीं बच्चे, थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन में एक्सप्लेन कर देना, 2-2 लाइन में. ठीक है, ओके मैम. ज्यादा एक्सप्लेन मत करना. 6-7 डिटरमिनेंट्स या 5-6 डिटरमिनेंट्स को एक्सप्लेन कर देना 2-2 लाइन में, ज्यादा मत करना. ओके, स्टार्ट करते हैं. 40 पार्टिसिपेंट्स हो गए. हाँ, तो आज का टॉपिक है, ये टॉपिक बड़ा ध्यान से सुन लेना, और ये आपने पहले पढ़ा भी नहीं होगा. दिस इज अ न्यू टॉपिक. ठीक है, सो द टॉपिक इज लीवरेज एनालिसिस. ठीक है, ये आपके यूनिट 3 में है. अब सबसे तो फर्स्टली हम पढ़ते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीवरेज. आपके आवाज कट के आ रही है. वो नेटवर्क प्रॉब्लम होगी. ठीक है, तो द डेफिनेशन ऑफ लीवरेज इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एसेट और फंड फॉर विच, देखो, द कंपनी फर्म पेज अ फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड रिटर्न. डेफिनेशन ऑफ लीवरेज बेसिकली क्या होता है, ऐसी कोई भी सोर्सेज ऑफ फंड को अप्लाई करना कंपनी के फंड्स में जिसपे कंपनी को फिक्स रिटर्न पे करना पड़ता है, या ऐसे कोई भी फंड्स जिसके लिए कंपनी की कॉस्ट है वो फिक्स्ड होती है. दैट इज द लीवरेज. ठीक है, लीवरेज का मतलब है ऐसे किसी भी सोर्स को से पैसा उठाना जिस सोर्स पे आपको फिक्स्ड कॉस्ट देनी ही देनी होती है. ऐसा कौन सा सोर्स ऑफ फंड होता है जिसपे कंपनी को पेमेंट करनी होती है फिक्स्ड? डिबेंचर्स, लोन, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स. मैम हेलो, लैंड भी तो हो सकता है ना मैम. हाँ, मतलब लॉन्ग टर्म बोरोड लोन्स. कैपिटल, जो बोरोड कैपिटल होती है उसके जितनी भी बोरोड कैपिटल है उस पर कंपनी को फिक्स रिटर्न पे करना ही करना है, वेदर द कंपनी अर्निंग प्रॉफिट और लॉस. सो इस चीज को हम बोलते हैं लीवरेज. लीवरेज का मतलब है बाय यूजिंग दैट सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑन विच कंपनी हैज टू पे फिक्स्ड रिटर्न, कि कंपनी उनको फिक्स रिटर्न पे करना ही करना है, ऐसे सोर्सेज को यूज करना, दैट इज द लीवरेज. ठीक है, एक तरीके से हम इसकी डेफिनेशन को ऐसे समझ सकते हैं. सेकंड वे होता है, लीवरेज का मतलब होता है कंपनी फिक्स कॉस्ट. लीवरेज इज बेसिकली द फिक्स कॉस्ट. ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट ना, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट. तो लीवरेज इज डीलिंग विद ओनली फिक्स कॉस्ट. अच्छा, मुझे ये बताओ, इतना क्लियर हुआ लीवरेज का क्या मतलब? लीवरेज का मतलब है ऐसे सोर्सेज को यूज करना जिसके ऊपर कंपनी को फिक्स रिटर्न पे करना है. ठीक है, नाउ अभी देखो ये चीज और क्लियर होगी तुम्हें.
लीवरेज कैन टाइप, फिर आता है आपका टाइप्स ऑफ लीवरेज। टाइप्स ऑफ लीवरेज में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लीवरेज, यू कैन सी हियर, यहाँ आप देख सकते हो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लीवरेज। फर्स्ट इज फाइनेंशियल लीवरेज, सेकंड इज ऑपरेटिंग लीवरेज एंड थर्ड इज कंपोजिट लीवरेज। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लीवरेज। सो हम पहले आज स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज। ठीक है, ये सबको दिख रहा है यहाँ पे, फाइनेंशियल लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज एंड कंपोजिट लीवरेज। सो फर्स्ट ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है, देखो जो मैंने येलो येलो हाईलाइट किया है ना, सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, नोट्स में ये आपको शेयर कर दूंगी पीडीएफ। सो यू जस्ट ओनली हैव टू फोकस ऑन दिस हाईलाइटेड एरिया, आपको सिर्फ हाईलाइटेड वन पढ़ना है, इससे ज्यादा मत पढ़ना, दैट इज इनफ फॉर योर एग्जाम पर्पस। अभी ये जो हाईलाइटेड है इसमें देखो ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है। ऑपरेटिंग लीवरेज में बी डिफाइंड एज कंपनी एबिलिटी टू यूज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट टू मैग्नीफाई द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल्स ऑन इट्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। देखो ये मैं क्लियरली बताती हूँ तुम्हें क्या होता है। ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब होता है, ऑपरेटिंग लीवरेज शोज द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स। ठीक है, ऑपरेटिंग लीवरेज जो है वो दो चीजों में रिलेशनशिप बताता है, फर्स्ट सेल्स एंड सेकंड इज ईबीआईटी। ईबीआईटी क्या होता है आपका, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, सो ऑपरेटिंग लीवरेज इज द लीवरेज व्हिच shows the relationship between sales of the company and EBIT of the company। इतना क्लियर है, मुझे बताओ ऑपरेटिंग लीवरेज का मीनिंग। यस स्टूडेंट प्लीज। यस मैम। ठीक है, सो ऑपरेटिंग लीवरेज आपको Yes, ma'am. रिलेशनशिप बताएगा कंपनी की ईबीआईटी में और कंपनी की सेल्स में। दूसरा हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज आपको ये बताएगा कि आपकी सेल्स में कितनी ज्यादा मतलब ड्यू टू बाय योर सेल्स वेरिएशन, आपकी सेल्स में वेरिएबिलिटी की वजह से आपकी ईबीआईटी में कितना डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, आप ये तो सबको पता ही होगा कि कंपनी की सेल्स अप एंड डाउन होती है, जरूरी नहीं है कि जितनी आपकी सेल इस ईयर है वो नेक्स्ट ईयर भी सेम होगी, उससे नेक्स्ट ईयर भी सेम होगी। सेल्स इज ऑल्सो, सेल्स ऑलवेज वेरिएबल, समटाइम इट इज हाई और समटाइम इट इज लो। ठीक है, तो ऑपरेटिंग लीवरेज बेसिकली क्या बताता है आपको कि आपकी जो सेल्स है उसमें जो वेरिएशन हो रही है, मतलब वो कम और ज्यादा हो रही है, उसकी वजह से आपके अर्निंग्स पर कितना इफेक्ट आ रहा है। अर्निंग्स पर इफेक्ट आएगा नहीं आएगा, पहले मुझे ये बताओ। जब आपकी सेल्स वेरी करेगी, मतलब कभी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है, उसका इफेक्ट आपके अर्निंग्स पर आएगा। यस मैम। डेफिनेटली आएगा, बिकॉज सेल्स जो है वहां से हमें रिवेन्यू मिलता है। ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट आता ही कहाँ से है, सेल से आता है। जितना ज्यादा सेल्स करोगे उतना ज्यादा आपका रिवेन्यू आएगा। तो अगर और जितने ज्यादा कम सेल्स होगी कंपनी की, उतनी ज्यादा रिवेन्यू आपका कम होगा। सो देयर इज अ रिलेशनशिप, दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, सेल्स के बीच में और आपकी अर्निंग के बीच में। ठीक है, ऑपरेटिंग लीवरेज क्या बता रहा है, ऑपरेटिंग लीवरेज आपको ये बता रहा है कि आपकी सेल्स का वेरी होने से, ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन, ऑपरेटिंग लीवरेज टेल्स यू कि आपकी जो सेल्स है वो वेरी कर रही है, उसकी वजह से कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है आपके अर्निंग्स पर। क्लियर हुआ इतना? यस मैम। ठीक है, आगे अब देखते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज दो तरीके की कॉस्ट को कंसीडर करता है, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अब हम लीवरेज, मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था लीवरेज का क्या मतलब होता है। लीवरेज का मतलब होता है फिक्स कॉस्ट। लीवरेज में हम वेरिएबल कॉस्ट को स्टडी ही नहीं करते हैं। सो ऑपरेटिंग लीवरेज बेसिकली दो तरीके की कॉस्ट को कंसीडर करता है, फिक्स एंड वेरिएबल। बट वेरिएबल कॉस्ट का लीवरेज में कोई लेना देना नहीं है, तो ऑपरेटिंग लीवरेज को हम शॉर्ट में बोल सकते हैं, इट इज टोटली अबाउट ऑन फिक्स कॉस्ट। ये जितना भी फोकस करता है फिक्स कॉस्ट पर करता है। अब देखो इसमें आगे बताया हुआ है कि कंपनी का जो, इफ द कंपनी इज अ हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, अगर कंपनी का ऑपरेटिंग लीवरेज बहुत ज्यादा हाई आता है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है दैट द कंपनी फिक्स कॉस्ट इज हाई एंड वेरिएबल कॉस्ट इज लो। आई एम रिपीटिंग अगेन, इफ द ऑपरेटिंग लीवरेज इज हाई, किसी भी कंपनी का ऑपरेटिंग लीवरेज आप कैलकुलेट करोगे, उसका फॉर्मूला है, ठीक है, और वो सपोज हाई आया है, तो उसका क्या मतलब है, उसका ये मतलब है कि कंपनी फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा यूज कर रही है रादर देन वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, एक मतलब इसका ये हो गया। सेकंड, इसका ये मतलब भी होगा, अगर कंपनी का ऑपरेटिंग लीवरेज बहुत ज्यादा आया है, आपने कैलकुलेट किया है और वो बहुत ज्यादा आया है, तो उसका ये मतलब भी है कि कंपनी की जो सेल्स है वो, कंपनी की सेल्स की वजह से कंपनी की अर्निंग्स बहुत ज्यादा इफेक्ट होती हैं। क्योंकि मैंने अभी बताया ऑपरेटिंग लीवरेज आपको दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताता है कि कितनी सेल्स वेरी करने की वजह से आपकी अर्निंग्स वेरी हो रही हैं। ठीक है, तो अब देखो फॉर एग्जाम्पल, इफ आपने जो है ना ऑपरेटिंग लीवरेज सपोज कैलकुलेट किया, ठीक है, सपोज इट इज 4%,
एग्जांपल ले लो, सपोज ऑपरेटिंग लीवरेज है, उसकी जो वैल्यू आई है 4% आई है, तो उसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे? 4% का मतलब होगा कि आपकी सेल्स अगर 1% इंक्रीज होती है, ठीक है, अगर आपकी सेल्स 1% इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो आपकी अर्निंग्स बाय 4% इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इफ द ऑपरेटिंग लीवरेज वैल्यू इज 4%, ठीक है, सपोज आपने ये कैलकुलेट किया बाय दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला देखो नीचे दिया हुआ है, ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। सपोज आपकी वैल्यू आई है 4%, तो इसका ये मतलब होता है कि आपकी 1% सेल्स इंक्रीज या डिक्रीज होने से 4% आपकी अर्निंग्स जो है अफेक्ट होती है। क्लियर हुआ? क्योंकि ऑपरेटिंग लीवरेज क्या बता रहा था, दोनों के बीच में रिलेशनशिप बता रहा था ना, अर्निंग्स और आपकी सेल्स के बीच में, कि कितनी सेल्स आपकी अर्निंग्स को इफेक्ट करती हैं। तो प्लीज मुझे ये बताओ, DOL का ज्यादा होना बेटर है या कम होना बेटर है किसी भी कंपनी के लिए? ऑपरेटिंग लीवरेज शुड बी हाई और नॉट? Not. यस, वेरी गुड, इट शुड नॉट बी हाई। ये बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑपरेटिंग लीवरेज का अगर बहुत हाई है तो इसका ये मतलब है कि आपकी सेल्स का थोड़ा बहुत चेंज होना भी आपकी अर्निंग्स पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है, ठीक है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इफ द ऑपरेटिंग लीवरेज इज हाई, so that means your earnings are so much dependent on your sales, जो कि कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि सेल्स तो आपकी क्या है, वेरिएबल है, सेल्स हमेशा चेंज होती रहती है। बट अगर ऑपरेटिंग लीवरेज बहुत ज्यादा है तो इसका ये मतलब है कि आपकी सेल्स में थोड़ा बहुत चेंज आने से भी आपकी अर्निंग्स पर बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है, ठीक है? दूसरा अगर ऑपरेटिंग लीवरेज बहुत ज्यादा हाई है तो इसका ये मतलब भी है कि कंपनी की फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है रादर देन दी वेरिएबल कॉस्ट, और किसी भी कंपनी की फिक्स कॉस्ट का ज्यादा होना किसी भी कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं होता। उसका रीजन मैं बताती हूँ, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? जो आपको पे करनी ही करनी है, वेदर द कंपनी अर्निंग प्रॉफिट और लॉस। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो बिल्डिंग है वो आपने रेंट पे ली हुई है, ठीक है, सो रेंट इज योर फिक्स कॉस्ट, रेंट आपकी फिक्स कॉस्ट है ना। सो अगर आपकी उस कंपनी में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो आपको रेंट तो पे करना ही पड़ेगा ना, यू हैव टू पे द रेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, इंश्योरेंस प्रीमियम आपको पे करना ही करना पड़ेगा, वेदर द कंपनी अर्निंग प्रॉफिट और लॉस, ठीक है? सो फिक्स कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट इज अ बर्डन फॉर अ कंपनी। जितनी ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट होगी कंपनी के लिए, उतना ही ज्यादा बर्डन है कि कंपनी को वो पे करनी ही करनी होती है। इतना क्लियर हुआ सबको ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब? Yes, ma'am. यस, अब इसका फॉर्मूला देखते हैं, देखो, OL इज ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू C अपॉन OP, ठीक है? ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला इज C अपॉन OP। ऑपरेटिंग C इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन, C का मतलब होता है कॉन्ट्रीब्यूशन, और कॉन्ट्रीब्यूशन आपका कैसे आता है? सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट। कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है, ये आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, ब्रेक इवन पॉइंट जब हम कैलकुलेट करते थे, कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है टोटल प्रॉफिट, ठीक है? सो कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट होता है आपका सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट। सी के लिए लिख सकते हो आप Sales minus variable cost नहीं होता? सॉरी वेरिएबल कॉस्ट, सी ये लिख लेना, इसमें मेंशन नहीं कर रखा। कॉन्ट्रीब्यूशन इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट एंड डिवाइडेड बाय ओपी इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए भी लिख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज EBIT। पेपर में आपको कुछ भी गिवन हो सकता है, EBIT और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों सेम चीज है, ठीक है? अब देखो, इसका मैंने आपको ये बताया था DOL, ये तो कंट्रीब्यूशन दिस इज फॉर्मूला फॉर ऑपरेटिंग लीवरेज। नाउ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आपको क्या बताता है? देखो, मैंने ये हाईलाइटेड किया हुआ है, परसेंटेज चेंज इन द प्रॉफिट रिजल्टिंग परसेंटेज चेंज इन द सेल्स, जो हम अभी पढ़ ही रहे थे, ठीक है? ऑपरेटिंग लीवरेज आपको ये बताएगा हाउ मच परसेंटेज विल टेक प्लेस इन योर अर्निंग ड्यू टू चेंज इन द सेल, दिस इज द DOL। Okay, ma'am. क्लियर है इतना? हाँ जी. ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। यह सब एक ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये सारे अच्छे से देखना, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें देखो क्या है, देयर आर टू कंपनीज, कंपनी ए एंड कंपनी बी, दोनों की सेल्स आपको गिवन है, दोनों की फिक्स कॉस्ट गिवन है, ठीक है? नीचे वेरिएबल एक्सपेंसेस जो हैं आपके, दे आर 50% ऑफ द सेल्स फॉर कंपनी ए एंड 25% फॉर द कंपनी बी।
ठीक है, दिस डेटा इज गिवन। आपको क्या कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, आपको DOL कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। और आपको क्या क्या गिवन है, सेल्स गिवन है, फिक्स कॉस्ट गिवन है एंड वेरिएबल कॉस्ट गिवन है। नाउ सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन में देखो हमें क्या निकालना है, अभी फॉर्मूले में क्या आपको क्या क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यही चाहिए ना। देखो फॉर्मूला यही कहता है ना, फॉर्मूला इज सी वेरिएबल अपॉन कॉस्ट टू सी हाँ अपॉन। जी मैम। तो आपको ये दोनों चीजें चाहिए, कंट्रीब्यूशन प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये दोनों चीजें चाहिए आपको फॉर कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग लीवरेज। ठीक है, सो अब हम ये कैलकुलेट करेंगे। देखो फर्स्टली सेल्स कंपनी की 25 लाख है एंड बी कंपनी के केस में 30 लाख है। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट आप इसमें गिवन है, जितनी कंपनी की सेल्स है उसका 50% है। ठीक है, सो वेरिएबल कॉस्ट कंपनी ए के केस में हो जाएगी 12,50,000, 12.5 लाख। 12.5 हाँ ठीक है, क्योंकि उनकी सेल्स 25 है। ऐसे ही यहाँ पर 30 लाख है, तो इसका 25% है वो कंपनी बी है। ठीक है, कंपनी बी के केस में ऊपर दिया हुआ है कि आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितना है, 25% ऑफ दी सेल्स। क्लियर है इतना सबको, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट? मैम यस मैम। अभी आपका Yes, क्या ma'am. कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। कंट्रीब्यूशन कैसे निकल गया आपका, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। आपने सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दिया तो आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। ठीक है, नाउ कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन में से आपने फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी। फिक्स कॉस्ट आपको गिवन है ऊपर, कंपनी ए की 7.5 लाख है और कंपनी बी की 15 लाख है। ये आपने माइनस कर दिया दोनों का। लास्ट में अब देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये चीज देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका दोनों कंपनीज का आ गया 5 लाख और 7,50,000। क्लियर है इतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक? मैम ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये बस कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट है। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ऊपर वाले से नहीं है ना मैम इसका लेना देना कुछ भी, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट से। ये देखो 12.5 लाख ये कंट्रीब्यूशन आया था, इसमें से आपने फिक्स कॉस्ट माइनस करी है 7,50,000। हाँ जी ठीक है, तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है। ठीक है मैम। ठीक है, अब देखो हमारे पास दोनों चीजें समझ कैलकुलेट। गया। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो कंट्रीब्यूशन आपका निकल गया है। देखो कंपनी ए का कंट्रीब्यूशन कितना है, 12,50,000 एंड कंपनी बी का है 22,50,000। तो हम दोनों कंपनी का अलग अलग निकालेंगे। कंपनी ए का निकाला आपने 12.5 लाख डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ए का कितना था, 5 लाख, तो आपका लीवरेज आ गया 2.5। सिमिलरली कंपनी बी का निकालेंगे। कंपनी बी का, मैम इसमें एक जीरो मिसिंग है। हाँ जी मैम कंपनी बी का गलत किया हुआ है। क्या कंपनी, हाँ कंपनी बी का एक गलत। जीरो मैम कंपनी का गलत है मैम, कोई कंपनी नहीं, बी वो का। मिस प्रिंटिंग में प्रॉब्लम होगा, कैलकुलेशन बट तो आपको ठीक समझ है। में आ गया ना। हाँ कैलकुलेशन ठीक है। हाँ अब देखो यस मैम दोनों का जो लीवरेज है वो दोनों का कैलकुलेट कर लिया। कंपनी ए का लीवरेज आया है 2.5 एंड कंपनी बी का लीवरेज है 3। तो कौन सी कंपनी का ज्यादा है, 3 बी कंपनी का। बी। तो बी। हाँ मैम ये वाला भी भेज देना नोट्स में। कमेंट में देखो ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर बी कंपनी इज हायर देन द ए कंपनी। तो कंपनी हैज अ हाई। मैम जब आप ये नोट्स भेजोगे तो उसके अंदर हाईलाइटेड रहेगा। क्या कह रहे हो? मैम नोट्स में भेज देना ये वाला भी। अरे मैम नोट्स के अंदर ये हाईलाइटेड रहेगा जो आपने हाईलाइट करके रख रखा है। हाँ हाँ यही भेजूंगी मैं, ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपको मिल जाएगा ये पीडीएफ ही शेयर। ओके मैम। ओके मैम। अब इसमें देखो कौन सी कंपनी का बी कंपनी है, तो दैट मींस रिस्क कौन सी कंपनी में ज्यादा है, ए कंपनी में बी कंपनी में। बी कंपनी में। बी कंपनी में ना, यहाँ पे देखो हाईलाइटेड भी है, बी कंपनी हैज अ हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क बिकॉज बी कंपनी का जो लीवरेज है वो ज्यादा है। वो वैसे देखो यहाँ से भी पता चल रहा है आपको, मैंने बताया था ना लीवरेज का क्या मतलब होता है, जिस कंपनी की फिक्स कॉस्ट ज्यादा होती है। तो देखो ए कंपनी की फिक्स कॉस्ट है 7.5 लाख और बी कंपनी की डबल है 15 लाख। तो ऑब्वियसली यहाँ से भी देखने से पता चल रहा है कि कंपनी जो बी है वो उसके लिए रिस्क ज्यादा है। ठीक है, ऑपरेटिंग लीवरेज क्लियर हुआ? यस मैम हाँ जी मैम। नेक्स्ट है फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, फर्स्ट ऑपरेटिंग लीवरेज था, सेकंड है फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है देखो, अभी ये भी ध्यान से सुनना। फाइनेंशियल लीवरेज shows the relationship between EBIT and
अर्निंग अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब देखो ये मैं बताती हूँ, ये थोड़ा सा उससे ट्रिकी है ऑपरेटिंग लीवरेज से। फाइनेंस देखो, ऑपरेटिंग लीवरेज आपको क्या शो कर रहा था, रिलेशनशिप बिटवीन दी प्रॉफिट्स एंड सेल्स, ठीक है। फाइनेंशियल लीवरेज रिलेशनशिप शो करेगा आपके ईपीएस क्या होता है, इक्विटी शेयर्स का जो अर्निंग पर शेयर, वेरी गुड। सो फाइनेंशियल लीवरेज शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ईपीएस एंड ईबीआईटी, ठीक है। आई एम रिपीटिंग अगेन, फाइनेंशियल लीवरेज शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ईबीआईटी एंड द ईपीएस। ईपीएस को हम ये भी बोल सकते हैं अर्निंग अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो फाइनेंशियल लीवरेज किस के बीच में रिलेशनशिप को शो करेगा, कंपनी के प्रॉफिट्स के बीच में, ठीक है। ईबीआईटी क्या होता है, कंपनी का प्रॉफिट होता है ना, कंपनी के प्रॉफिट्स के बीच में और कंपनी की अर्निंग्स जो शेयर होल्डर्स को मिल रही है उसके बीच में रिलेशनशिप शो करता है फाइनेंशियल लीवरेज। क्लियर है इतना? नाउ आगे मूव करते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू यूज फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस to magnify the effect of changes in EBIT on the earning per share। ये देखो थोड़ा टिपिकल है, ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये जो मैं बोल रही हूँ उस चीज को ध्यान से सुनना, फिर आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब समझ में आ गया, रिलेशनशिप शोज द रिलेशनशिप बिटवीन EBIT एंड EPS। अब कंपनी का फोकस होता है कि कंपनी EPS को बहुत ज्यादा इंक्रीज करना चाहती है। EPS मतलब अर्निंग प्राइस, अर्निंग पर शेयर। जितनी ज्यादा अर्निंग पर शेयर होगी उतनी ज्यादा शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, कम होगी? क्या मैम? बढ़ेगी मैम। अर्निंग पर शेयर इज हाई, सो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज हाई और लो? हाई होगा ना। अर्निंग पर शेयर का मतलब होगा जितना ज्यादा कंपनी डिविडेंड पे करेगी, जितना ज्यादा शेयर पर आपको अर्निंग हो रही है, उतना ही ज्यादा मार्केट में प्राइस भी शेयर का बढ़ेगा, क्योंकि आपको अर्निंग बहुत अच्छी मिल रही है, ठीक है। सो कंपनी का फोकस होता है कि कंपनी ईपीएस बढ़ाना चाहती है, लेकिन ईपीएस बढ़ेगा कैसे, अर्निंग पर शेयर होगी कैसे? तो फाइनेंशियल लीवरेज आपको यही बताएगा कि एक कंपनी अपना ईपीएस कैसे बढ़ा सकती है, ठीक है। ये फाइनेंशियल लीवरेज में हम पढ़ेंगे कि हाउ कंपनी इंक्रीज इट ईपीएस। अब देखो इसमें क्या है, ये वाली लाइन पढ़ो, ये वाला जो मैं अभी यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, द यूज ऑफ लॉन्ग टर्म फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग डेब्ट एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल along with share capital is called financial leverage or trading on equity। yes, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब होता है यूजिंग दी फिक्स सोर्स ऑफ फाइनेंस। आई एम रिपीटिंग, फाइनेंशियल लीवरेज मीन्स यूजिंग द फिक्स सोर्सेज ऑफ फाइनेंस विद इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब कोई भी कंपनी जब इक्विटी शेयर कैपिटल अपने फंड्स उठा रही है इक्विटी शेयर कैपिटल से, तो वो कंपनी दूसरे सोर्सेज से भी पैसा उठाएगी। कौन से सोर्सेज से? जैसे कि डेब्ट और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। ये क्लियर हो रहा है थोड़ा? आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन। फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब है कि कंपनी जब इक्विटी शेयर कैपिटल से पैसा उठाती है, तो कंपनी हमेशा ऑन दी अदर साइड कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में जो कंपनी के फिक्स्ड सोर्स होते हैं, फिक्स सोर्स का मतलब मैंने आपको बताया था जिसपे आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना ही करना है, जैसे